वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पहले आपने वृद्धि और विकास पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है। और मैंने ये बताया आपको कि वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के एक काल मतलब रचनात्मक काल, जब तक हम युवा अवस्था तक पहुँचते हैं सिर्फ और तब तक ही चलती है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत मतलब जीवन के रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों काल में हमारे साथ चलती ही रहती है। वृद्धि की माप की जा सकती है, विकास की माप नहीं की जा सकती, क्योंकि विकास का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह के विकास या परिवर्तन हमारे शरीर में विकास में देखने को मिलते हैं, तो उनको हम माप नहीं सकते। जैसे हमारे अंदर कितना सामाजिक विकास हो रहा है, कितना शारीरिक आंतरिक, जैसे वृद्धि में तो हुआ वो दिखाई दिया, बाहर मात्रात्मक है, लेकिन अंदर कितना विकास हो रहा है ये दिखाई नहीं देता। क्या हम बता सकते हैं कि हमारा लीवर कितना पचा सकता है? हाँ, जितना हमने खाया उतना ही वो पचा लिया। तो बच्चा छोटा था, सिर्फ दूध पर है, दूध के बाद वो अनाज खाना शुरू हुआ, वो लीवर का विकास है। वृद्धि तो हो रही लेकिन उसके साथ साथ विकास है, जिसमें वह उसके आर्गन जो है विकसित हो रहे हैं और वह चीजों को पचा ले रहा है या डाइजेस्ट कर ले रहा है। ठीक, अब इसमें आपको थोड़ा सा आगे और हम ले चलते हैं कि किसी भी चीज का कोई नियम होता है कि विकास हो रहा है वह कैसे हो रहा है, वृद्धि हो रही है वो कैसे शरीर में हो रही है। तो इसमें हम आपको विकास के कुछ नियम बताते हैं, जिसमें कुछ कथन तो निश्चित हैं कि वो होते ही होते हैं, और कुछ कथन जो हैं वह हमारे जो है वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों या गृह शास्त्रियों द्वारा लाए गए कि जब उन्होंने देखा कि विकास का क्रम कैसे चल रहा है शरीर में, तो वह नियम लाए गए और उसी के हिसाब से ही विकास होता है। तो देखिए, निश्चित कथन में मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, जो पहला नियम इन्होंने बताया, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। अब इसमें क्या होता है, मस्तकाधोमुखी में क्या होता है, पहले बच्चे के मस्तक मतलब सर, पहले बच्चे के सिर का विकास, फिर उसके आसपास के हिस्सों का विकास, और फिर नीचे की ओर मतलब पैर के ओर के हिस्सों का विकास होता है। इसमें इन्होंने यही बताया कि जब बच्चे जैसे छोटे होते हैं, तो ये आपने भी देखा होगा कि बच्चे जो है वो सर को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको लिटाइए तो उनका सर इधर उधर जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो अपने सर को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, अपने जो है नीचे के हिस्सों में फिर उनके कंट्रोल आने लगता है, या वह जो उसमें विकास आने लगता है। तो इसी को मस्तकाधोमुखी विकास क्रम कहा गया, मतलब मस्तक से नीचे की ओर, मस्तक से शुरू होता है और फिर मस्तक के आसपास के हिस्से में होते हुए फिर वह नीचे की ओर जाता है। यह निश्चित ही है और यह सारे बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे में पहले पैर का विकास हो जाएगा, वह चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और उसके बाद जो है उसके सर का विकास होगा, ऐसा विकास आपने देखा है? नहीं। तो यह जो है निश्चित ही निश्चित है कि जिसमें पहले मस्तक से विकास शुरू होकर और नीचे की ओर विकास जाता है। अब दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर। शरीर का केंद्र क्या है? पेट। शरीर का केंद्र क्या है ये आप भी जानते हैं, जो पेट है वो हमारे शरीर का केंद्र है। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि पहले पेट, पेट का मतलब ये नहीं कि बच्चा, पेट का मतलब उसमें पहले पाचन क्रियाएं और ऐसी सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और उसके बाद के फिर बाकी अंगों का और बाकी शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। तो ये भी सही है, देखने को मिलता है कि पहले बच्चा जन्म लेते ही पहले क्या, दूध पीना वो सीख कर ही आया होता है और वह धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट होने लगता है, वहां की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। तो इनका कहने का मतलब पहले केंद्र का विकास होना और उसके बाद ऊपर और नीचे के हिस्सों का विकास होना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये दो निश्चित कथन हैं और यह सारे ही बच्चों में दिखाई देते हैं। अब आगे आइए, वृद्धि या विकास के नियम या सिद्धांत। सिद्धांत पूछा जाए तो भी यही है और नियम पूछे जाए तो ये भी यही है, जिसमें निश्चित जो मैंने था वो मैंने बताया। अब आगे देखिए, निरंतरता या सततता का नियम। ठीक है, क्या होता, निरंतर नाम से ही स्पष्ट है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। ठीक है, वृद्धि भी लगातार चलती रहती है, लेकिन कब तक? एक समय तक, युवा अवस्था तक, मतलब एक समय तक वृद्धि चलती है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। मतलब जीवन की आधी अवस्था, आधी के आधी से भी कम अवस्था में, लगभग 20-22 साल तक की अवस्था तक वृद्धि होती है,
ठीक है, जो दिखाई देती है लेकिन उसके बाद यह अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन विकास धीरे 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 निरंतर चलता रहता है और यह जीवन पर्यंत जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक यह होता ही है। जीवन की दोनों रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही अवस्था में, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ा अवस्था हो, चाहे वो तीव्र गति से युवा अवस्था में हो रहा हो, चाहे मंद गति से वृद्धा अवस्था में हो रहा है, लेकिन होता ही होता है। तो यह आपका ये नियम हो गया। दूसरा, समान प्रतिमान के नियम, आप नोट करते जाइए नियम, समान प्रतिमान के नियम। समान प्रतिमान क्या होता है? देखिए, समान प्रतिमान की जो, जैसे हम मनुष्य की संतान हैं तो हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, तो समान यह सारे जो प्राणी है, जो मनुष्य हैं, उनके बच्चों में दिखाई देगा। और साथ ही साथ क्या दिखाई देगा कि अगर बच्चे में, जैसे मैंने अभी बताया कि मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, तो यह सारे ही मनुष्य के बच्चों में यही दिखाई देगा कि पहले उसके सर का विकास होगा, उसके बाद नीचे के हिस्सों का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पैर का विकास हो जाएगा और बाद में सर का विकास हो जाएगा। ये जो है समान प्रतिमान के, समान की हाथ का निर्माण हो रहा है, पैर का निर्माण हो रहा है, सर का निर्माण, और किस आयु में, वह उसी आयु में होता है। देखिए, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा, पशु पक्षी जो भी आप देखिए वो अपने माता पिता के ही आकार का रूप धारण करते हैं और उसी हिसाब से वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा कोई पक्षी है वो जो है बदल कर वो जानवर हो जाएगा, जानवर बदल के पक्षी हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके विकास के एक समान प्रतिमान है और उसी के हिसाब से उसमें वृद्धि और विकास देखने को मिलता है। ऐसे मनुष्य के भी समान प्रतिमान है कि हमारे कौन से अंग का विकास पहले होना है, पहले धड़ का होना है, पहले सर का होना है, पहले हाथों का होना है, फिर उंगलियों का होना है। जैसे शरीर के अंदर पहले जब बच्चा गर्भावस्था में है तो पहले कौन से अंग बनने हैं, वही सब गर्भवती के शरीर में जो शिशु पल रहा है उसमें बनेंगे, और जिनमें नहीं बनते वही बच्चे जो है असामान्य हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं या बचते ही नहीं है। तो यही समान प्रतिमान का नियम है। ठीक है, व्यक्तिगतता का नियम मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। विकास हर प्राणी में अलग अलग होता है, वृद्धि भी हर प्राणी में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति सेम एक लंबाई के हों या दो भाई बहन सेम एक लंबाई के हों, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह सब में भिन्न भिन्न होती है व्यक्ति, सबके गुण अलग हैं, सबकी विशिष्टताएं अलग हैं, सबके जो है लंबाई कद काठी अलग है, रंग रूप अलग होता है। यहाँ जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम है जो व्यक्ति में देखने को ही मिलता है। ठीक है, परिमार्जिता का नियम। परिमार्जिता क्या होता है? जिसको हम अर्जित करते हैं, यहाँ नाम से ही है अर्जित करना या अर्जन करना। अर्जित क्या करते हैं? वृद्धि और विकास को हम दोनों को अर्जित करते हैं, चाहे वो हमारे वंशानुक्रम से हमको मिल रही है, चाहे वातावरण से। देखिए, एक बच्चा जो पैदा होता है वो 0 नंबर का कपड़ा पहनता है, वही बच्चा अर्जित करता है उस लंबाई को, तो वो 20 नंबर 32 नंबर के कपड़े पहनने लगता है। ठीक है, वही बच्चा जो पहले बोल नहीं पाता है, विकास के परिणाम स्वरूप बोलने लगता है, गाता है, पढ़ता है, स्पीच देता है, विभिन्न प्रक्रियाओं को करता है। तो यह इसको हम अर्जित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं परिमार्जिता का नियम। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं का नियम। देखिए, अभी जो मैंने यहाँ बताया समान प्रतिमान के नियम, यही सेम चीज है विभिन्न अवस्थाएं। देखिए, पहले गर्भावस्था ही आएगी, ऐसा नहीं है बच्चा पहले जन्म ले लिया बाद में गर्भ में जाएगा, नहीं, पहले गर्भावस्था ही आएगी। उसके बाद गर्भावस्था की जो 3 अवस्थाएं हैं वो भी गर्भावस्था के अंतर्गत पहले ही आती हैं, जैसे बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था या शिशुकाल की अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं से होकर एक गर्भस्थ शिशु गुजरता है, उसके बाद वो शैशव बनता है, शैशव से बालक बनता है, बालक से किशोर बनता है, किशोर से युवा बनता है, युवा से वृद्ध होता है। तो यह क्या विभिन्न अवस्थाओं का, ऐसा नहीं कोई पहले वृद्ध है वो अचानक से जादू से बच्चा बन गया, फिर अचानक से जादू से वो गर्भ में चला गया। नियम ये है कि बीजावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक यह चक्र चलता है, इसीलिए इसको चक्रीय विकास भी कहा गया। अभी आप पढ़ेंगे, यहीं से आप समझ लीजिए कि यह ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए, नीचे ही आ गया चक्राकार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन। रेखीय ना होकर एक बराबर नहीं होता। देखिए, किसी अवस्था में किसी बच्चे की वृद्धि ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। ठीक है, किसी में वह ज्यादा लंबा हो रहा है, किसी में वह ज्यादा सीखता है। जैसे आप देखिए, गर्भस्थ शिशु
9 माह में कितना लंबा होकर पैदा होता है। फिर वो बाल्यावस्था में जैसे 1-1.5-2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद उसमें गुण के विकास होने लगते हैं, वृद्धि थोड़ी रुकती है और गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे वो बोलना सीखता है, वो जैसे बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था या शिशु काल की अवस्था, इन्हीं अवस्थाओं से होकर एक गर्भस्थ शिशु गुजरता है। उसके बाद वो शैशव बनता है, शैशव से बालक बनता है, बालक से किशोर बनता है, किशोर से युवा बनता है, युवा से वृद्ध होता है। तो यह क्या विभिन्न अवस्थाओं का, ऐसा नहीं कोई पहले वृद्ध है वो अचानक से जादू से बच्चा बन गया, फिर अचानक से जादू से वो गर्भ में चला गया। नियम ये है कि बीजावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक यह चक्र चलता है, इसीलिए इसको चक्रीय विकास भी कहा गया। अभी आप पढ़ेंगे, यहीं से आप समझ लीजिए कि यह ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए नीचे ही आ गया चक्राकार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन रेखीय ना होकर एक बराबर नहीं होता। देखिए किसी अवस्था में किसी बच्चे की वृद्धि ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, ठीक है, किसी में वह ज्यादा लंबा हो रहा है, किसी में वह ज्यादा सीखता है। जैसे आप देखिए गर्भस्थ शिशु 9 माह में कितना लंबा होकर पैदा होता है, फिर वो बाल्यावस्था में जैसे 1-1.5-2 साल तक बढ़ता है, उसके बाद उसमें गुण के विकास होने लगते हैं, वृद्धि थोड़ी रुकती है और गुण बढ़ने लगते हैं। जैसे वो बोलना सीखता है, वो चलना सीखता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो चक्राकार परिवर्तन आता है, इसमें विभिन्न अवस्थाओं के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठहराव आता है और फिर यह पुनः प्रारंभ होता है। जैसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ठहराव आएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे ठहराव आएगा, ऐसे चलेगा, लेकिन वह एक चक्राकार अवस्था में चलता रहता है। सीधा विकास किसी में नहीं होता कि हर आयु में बच्चा एक ही बराबर लंबा हो रहा है और एक ही बराबर सीख रहा है, ऐसा विकास किसी में भी दिखाई नहीं देता है। विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। जितना हम परिपक्व होते हैं विकास की प्रक्रिया में, जितना हम सीखते हैं, अधिगम माने सीखना, और जितने हम परिपक्व होते हैं उसके अनुसार हमारा विकास होता है, ठीक है। देखिए यहाँ चक्राकार परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन में जो हर्लाक जी हैं उन्होंने दिया, हर्लाक जी अब याद कर लीजिए, एलिजाबेथ हर्लाक, मैंने नाम बताया है, हर्लाक जी ने दिया है मनुष्य का जीवन एक घंटी, मतलब जो ऐसा होता है घंटी ऐसे ना, ऐसे होती है, तो यही चीज कि ऐसे है, यहां से चला यहाँ ठहरा, यहां से चला यहाँ ठहरा, यहां से चला यहाँ ठहरा, इस समान है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब ये मैं बता रही थी विकास परिपक्वता, जितना सीखता है, जितना परिपक्व होता है, उतना ही एक प्राणी में विकास होता है। समन्वय का सिद्धांत, ठीक है, जब तक किसी व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का समन्वय नहीं होगा उसका विकास संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो लंबाई उसकी बहुत जल्दी से, एक बच्चा है वो 5 साल की उम्र में ही बहुत लंबा हो गया, वो 7 वर्ष की आयु के बराबर है लंबाई में, तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी मानसिक आयु भी 7 वर्ष के बच्चे के बराबर हो। मतलब वृद्धि और विकास में शारीरिक और मानसिक समन्वय होना बहुत आवश्यक है कि जिस हिसाब से शारीरिक शरीर है उसी हिसाब से जब उसके मस्तिष्क का भी विकास होगा तभी वह उस व्यक्ति का विकास सही दिशा में देखने को मिलेगा। कद काठी, ऐसा नहीं कि शरीर बहुत लंबी है बहुत छोटी है तो वो बहुत बुद्धिमान ही हो सकता है, नहीं, दोनों में जब गुण समान देखने को मिलेंगे एक बराबर की जो उस आयु में होने चाहिए तभी उस व्यक्ति का विकास संभव है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कोई भी विकास पहले सामान्य होता है। जैसे देखिए ये पेन मैंने ऐसे पकड़ रखी है, ये आप भी देख रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को आप दीजिए तो वो मुट्ठी में पकड़ेगा, उसको पता नहीं है। ऐसे आप जब बच्चा बैठना शुरू करता है, जब शुरू में बैठना या बैठता भी नहीं है तो उसके सामने आप कोई चीज ऐसे ऐसे हिलाते हैं, आप देखिए जितना आप हिलाएंगे उतने ही तेज से वो बच्चा अपने हाथ पैर को हिलाता है। मतलब उसका ये होता है उद्देश्य कि मैं इस वस्तु को पकड़ लूं, लेकिन उसको ये नहीं पता मैं किस तरह से पकड़ूं, तो वह उसका सामान्य गुण है, वो उसके लिए प्रेरित तो हो रहा है, ये मुझे ले लेना है, वो ले नहीं पा रहा है, तो वह उसका सामान्य गुण है। लेकिन वही बच्चा जब बैठने लगता है और उसके सामने आप कोई वस्तु रखते हैं तो अपने हाथ से उठा लेता है, मतलब उसकी उंगलियों का विकास हो चुका है और वह विशिष्ट गुण है। ऐसे ही जब गर्भस्थ शिशु होता है तो पहले उसके जैसे हाथ
कि जो कंकाल है उनका निर्माण हो रहा है, उसके ऊपर हाथ का निर्माण हो रहा है, फिर उंगलियों का निर्माण हो रहा है, नखों का निर्माण हो रहा है, सर का निर्माण हो रहा है, बाद में बाल का निर्माण हो रहा है, आंख का हो रहा है, उसके बाद पुतलियों का हो रहा है। तो ये जितने सामान्य अंग हैं वो पहले, और उसके जो विशिष्टता वाले अंग हैं उसके बाद उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बच्चे में भी सामान्य से मतलब यही है व्यक्ति का समान से विशिष्ट की ओर गुण, कि पहले जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, देखिए जब बच्चे को पेन पकड़ाइए, जब पकड़ना शुरू करता है तो ऐसे मुट्ठी में लेके पूरी कॉपी पे ऐसे 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 गोदता है, तो हमको लगता है कॉपी गोद रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, वही बच्चा धीरे धीरे पेंसिल को पकड़ने लगता है और गोदते गोदते वो छोटा आ भी बनाता है, सीखकर ए भी बनाता है, और वही उसके विशिष्ट गुण होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो बच्चों क्लास को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। ठीक है, अब ये मैंने नियम बता दिया। ठीक है, ये मैंने नियम बता दिया आपको। अब इसके कुछ, यही मेन नियम है। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ कारक हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। कुछ कारक हैं, जल्दी जल्दी मैं उनको भी बता देती हूं, जो इस पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों 50-50%, क्योंकि ये गुणनफल है, दोनों ही कारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। क्यों? जैसे वंशानुक्रम में संतान जन्म लेगा, कुछ ना कुछ उसके जीन्स के प्रभाव उसके विकास पर दिखाई ही देते हैं या वृद्धि पर दिखाई ही देते हैं, लेकिन जैसे वातावरण में वह रहता है उसका प्रभाव और भी ज्यादा उसके ऊपर दिखाई देता है, कि उसके अगल बगल की जो है वातावरण कैसा है, बच्चा क्या सीख रहा है। जैसे एक बच्चा बहुत अच्छे साधु संत के बीच में हुआ हो और उसको आप ले जाकर चोर डकैतों के बीच में छोड़ दीजिए, तो निश्चित ही है उसके ऊपर उस वातावरण का असर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जैसे एक शेर के बच्चे को आप ले जाकर बिल्ली के झुंड में छोड़ दीजिए, तो वह अपने गुण को धीरे धीरे भूलने लगता है और वो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ भी करेगा। ठीक है, तो यह क्या है, वातावरण है उसका, ये वंशानुक्रम नहीं। वो जन्म लिया, मतलब उसकी कद काठी उस तरह बढ़ेगी, लेकिन वह उस वातावरण में लगातार रहने के कारण उसके अंदर उस वातावरण के भी 50% गुण तो आ ही जाएंगे लगभग। समझ में आया? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। रोग, जैसे किसी भी बालक में रोग है, वंशानुगत रोग है, या ऐसे ही जन्म के बाद कोई रोग हो जा रहा है, चोट लग जा रही है कोई ऐसी, तो वह भी उसके जो है वृद्धि और विकास दोनों पर प्रभाव डालती। जैसे सर पे चोट लग जाना, या हाथ पैर पर भयंकर चोट लग जाना, या कमर, मतलब कोई भी ऐसी जिससे उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, तो यह भी जो है बहुत ही तेज से प्रभाव डालती है। फिर है परिवार, देश, परिवार। देखिए, ये आपको ही पता है कि छोटे परिवार में, संस्कारी परिवार में बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन परिवार बड़ा हो, वहां कलह हो, वहां पर लड़ाई झगड़े हो, या परिवार में उतनी योग्यताएं ना हो, तो वहां बच्चे का विकास मंद गति से प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता, जिस संस्कृति और सभ्यता में बच्चा निवास करता है या व्यक्ति निवास करता है, वो भी उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां अगर वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं होंगी, तो निश्चित ही है कि शारीरिक मानसिक दोनों की स्थितियों पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। ये वंशानुक्रम से जुड़ी जैसे बातें हैं कि वंशानुक्रम कैसे प्रभाव डालता है, वंशानुक्रम कैसे प्रभाव डालता है, तो इसमें एक विभिन्नता का नियम है और एक प्रतिगमन का नियम है। विभिन्नता के नियम में क्या दिखाई देता है कि अगर माता पिता गोरे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उनकी सारी संतानें गोरी हों, काली भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का हस्तांतरण, और गुणों का हस्तांतरण सिर्फ माता पिता से नहीं होता है, मिनिमम 3-4 पीढ़ी और मैक्सिमम 7 पीढ़ी तक। ठीक है, ये माना गया है कि 7 पीढ़ियों तक हमारे अंदर अपने माता पिता, मतलब माता का भी वंशानुक्रम और पिता का भी वंशानुक्रम, ये देख लीजिए आप, दोनों के गुण आते हैं। तो हो सकता है माता पिता दोनों गोरे हों, पर बाबा, पर दादा या पर नानी या ऐसे जो है वो काले रहे हों, तो बच्चा काला हो सकता है। इसके अलावा जो प्रतिगमन का नियम है, ये भी जरूरी नहीं कि एक बच्चा गोरा हुआ तो दूसरा गोरा होगा ना, एक बच्चा बहुत बुद्धिमान है तो दूसरा बहुत बुद्धिमान, एक बहुत लंबा है तो दूसरा बहुत छोटा कैसे हो गया। यही प्रतिगमन का सिद्धांत है कि दोनों बच्चों में भी विभिन्नता दिखाई देगी। ऐसा आवश्यक नहीं है
कि एक माता पिता की दोनों संतानें एक तरह से दिखने में हों। समझ में आया? आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। ये आपका जो है मैंने आज वंशानुक्रम उसका वृद्धि और विकास का पूरा नियम भी बता दिया और प्रभावित करने वाला कारक भी बता दिया। यह आपका वृद्धि और विकास मतलब पूरा जो विकास हम पढ़ा रहे थे, चाइल्ड साइकोलॉजी का जो विकास मैंने शुरू किया था, ये मतलब पूरा टॉपिक आपका क्लोज हो गया। समझ में आया? जिसमें कुछ चीजें ऐसी जैसे जो याद करने लायक है, जैसे समान प्रतिमान वाला या अवस्थाओं वाला, जो वो सही है। देखिए विभिन्नता दिखाई देती है, ये सब चीजें कि कोई बच्चा 11 माह की आयु में चलने लगता है, कोई 1.5 वर्ष की आयु तक नहीं चलता, कोई बच्चा जो है वो 8-10 वो जो है 12 महीना 13 महीने का हुआ तभी बोलने लगता है, कोई बच्चा 2.5 साल का हुआ तो बोलना शुरू करता है। ये सब अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं जिसके आधार पर ही विकास संभव है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है जो एक अवस्था तक चलती है और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन दोनों ही विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शारीरिक और मानसिक दोनों का ही, जब शारीरिक और मानसिक दोनों ही गुणों का जब समन्वय होता है तभी व्यक्ति अच्छे से परिपक्व होता है और अपनी क्रियाओं को अच्छे से कर सकता है। ओके, आई थिंक आपको क्लास समझ में